वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़, इंडिया टू चेयर 3 की सब्सिडरी बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए लेकर है। ओके, क्या हुआ है कि रिसेंटली अभी ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 3 की सब्सिडरी बॉडीज़ है, तो उसका जो चेयरमैनशिप है अभी उसको इंडिया को मिला है। ये 3 पैनल्स जैसे कि काउंटर टेररिज्म कमिटी है, ओके, सेकंड तालिबान सैंक्शन कमेटी एंड थर्ड इज़ द लिबिया सैंक्शन कमेटी। इस तीनों कमेटी जो कि एसोसिएटेड है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। ओके, तो उसका जो चेयरमैनशिप है अभी इंडिया को मिला है। ये हमारे इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएन में। इंडिया चेयर 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज़, यहाँ पर लिखा हुआ है तालिबान सैंक्शन कमेटी, काउंटर टेररिज्म एंड लिबियन सैंक्शन कमेटी। ओके, ये है टी.एस. तिरुमूर्ति जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यूएन में। ओके, अभी अगर हम यूएन की बात करें तो फिर यूनाइटेड नेशंस जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1945 24 अक्टूबर 1945 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। ओके, उसके बाद इंटरनेशनल पीस एंड जो प्रॉस्पेरिटी है उसको प्रमोट करने के लिए यूएन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। यूनाइटेड नेशंस का जो वर्किंग है एक 5 प्रिंसिपल ऑर्गन के ऊपर काम करता है, जैसे कि जनरल असेंबली है। ओके, उनमें 193 मेंबर्स के अराउंड है। एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ओके, ये दोनों बॉडीज़ काम करती हैं ये। एंड परमानेंट जो उसके ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के, ये दोनों, इनमें से दोनों है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी है। सबसे इम्पोर्टेंट यूएन के लिए सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल में ये 5 परमानेंट मेंबर्स है। ओके, चाइना, रसिया, यूएसए, ओके, यूनाइटेड किंगडम, ये 5 परमानेंट 5 मेंबर्स हैं। इनके पास वेटो पावर है। ओके, अगर कोई रेजोल्यूशन को इनमें से कोई एक कंट्री अगर अपोज करता है तो ये रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो सकता यूएन में। जैसे कि चाइना कंटिन्यूसली इंडिया के एनएसजी मेंबरशिप के लिए अपोज कर रहा है, तो ये उसके वेटो पावर से होता है। ओके, एंड यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में अनदर 10 मेंबर्स जो कि नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं एंड हर 2 साल के लिए उन्हें इलेक्ट किया जाता है। ओके, तो इनके एंड अनदर इज पीस कीपिंग फोर्सेस। ओके, पीस कीपिंग फोर्सेस यानी कि यूएन के ऐसे एक फोर्सेस है जहाँ पर कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए यूएन का एक स्पेशलाइज पीस कीपिंग फोर्सेस है। जैसे कि यूएन की इंडिया की तरफ से भी सीआईएसएफ या अदर सीआरपीएफ की लोग यहाँ पर्सनल पार्टिसिपेट करते हैं पीस कीपिंग फोर्सेस में। ओके, एंड सेक्रेटरी जनरल्स, जो भी पॉलिसी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में बनाई जाती है तो जनरल सेक्रेटरी के द्वारा उनका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरह काम है। यूएन की कुछ ऑर्गन्स है जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने सुना होगा कि एचडीआई है। ये सभी कुछ यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से। ओके, यूनिसेफ है, चिल्ड्रंस के लिए कुछ काम करते हैं। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसका हेडक्वार्टर केनिया में है। एनवायरनमेंट के लिए इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे काम करने वाली बॉडी जो है यूएनईपी है। उसके कुछ स्पेशलाइज एजेंसी है जैसे कि एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कल्चरल एंड सोशल के लिए काम करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ के सेक्टर में। एक अपेक्स बॉडी है एट ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले गैट था, गैट के बाद अभी WTO आया है 1995 में। तो वर्ल्ड का जो अराउंड 193 के कंट्री जो है वो WTO की मेंबर है। इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ WTO। सो वर्ल्ड लेवल का जो ट्रेड है वो WTO रेगुलेट करता है। ओके, तो ये था यूनाइटेड नेशंस के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो तीनों कमेटी है तो उसका भी इंडिया के पास चेयरमैनशिप आया है। एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन सी कमेटी नेक्स्ट 3 साल के लिए इंडिया विल बी द चेयर। ओके, तो तालिबान कमेटी, काउंटर टेररिज्म एंड लिबियन सैंक्शन कमेटी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स। पीएम फ्लैग ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन लॉन्चेस डीएफसी सेक्शन। ओके, इसका मतलब ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है ट्रेन। यहाँ पर डबल स्टैक है, मतलब ये कंटेनर है। ओके, यहाँ पर एक के ऊपर एक रखा है तो उसको स्टैक बोला जाता है। एंड ये वर्ल्ड की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है। ओके, कंटेनर कुछ प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक चली थी। ओके, पीएम ने
अभी फ्लैग ऑफ किया है। ये वर्ल्ड की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन है। ओके, एंड ये कहाँ से, न्यू अटेली इन हरियाणा एंड टू न्यू किशनगंज इन राजस्थान। ओके, हरियाणा से राजस्थान, ये दोनों डिस्टेंस पे ये ट्रैवल करी है रिसेंटली। साथ ही साथ पीएम ने ही आल्सो लॉन्च द 306 किलोमीटर रेवाड़ी मदार सेक्शन द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये अलग ट्रेन है एंड ये अलग ट्रेन है। ओके, ये दोनों का इनाग्रेशन किया है रिसेंटली। ओके, ये अभी ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है। ये है कि अभी क्या हुआ है कि सेंटर मर्जेस जम्मू एंड कश्मीर कैडर ऑफिसर विद द AGMUT। AGMUT का मतलब है अरुणाचल प्रदेश। ओके, G फॉर गोवा, M फॉर मिजोरम एंड UT मीन्स यूनियन टेरिटरी। ओके, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक ऑर्डिनेंस पास कर या ऑर्डिनेंस इशू कर ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है, प्रेसिडेंट, अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। ओके, उन्होंने क्या किया है कि जम्मू एंड कश्मीर कैडर के जो 3 सर्विसेज है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज है। ओके, तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर कैडर की जो ऑफिसर है तो उनको अभी AGMUT में मर्ज किया गया है। मतलब पहले क्या था कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर कैडर ऑफिसर के ऑफिसर जो थे ये तीनों, तो उनको उनका जो ट्रांसफ़र है स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में ही किया जाता था। मगर अभी इनको AGMUT में मर्ज करने के बाद अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर कैडर का ऑफिसर रहता है तो उनको यूनियन टेरिटरी में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वो दिल्ली में भी आ सकते हैं, अभी चंडीगढ़ में भी आ सकते हैं, अंडमान निकोबार में भी जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी जा सकते हैं। ओके, टोटली इंडिया में अभी करंटली 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, ये जो UT है AGMUT में 8 यूनियन टेरिटरी में जा सकते हैं, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। एंड अगर गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस इशू करता है तो उनके लिए आर्टिकल है 213। अगर प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस इशू करता है तो उसके लिए उनके लिए आर्टिकल है 1, 2, 3। ओके, ऑर्डिनेंस कब इशू किया जाता है, जब पार्लियामेंट का अभी विंटर सेशन नहीं चल रहा है। पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ पास करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट का असेंट होना ज़रूरी है। तो इनमें से अगर दोनों जो हाउसेस है तो उनमें से एक भी अगर सेशन में नहीं होता है तो प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस इशू करना पड़ता है। कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई कानून बनाना पड़ता है तो ओके, तो इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है। ओके, ये है द प्रेसिडेंट हैज़ प्रोमोलगेटेड एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड द JNK Reorganization Act 2019 and IAS IPS Indian Foreign Service Officer of existing cadre and is part of the AGMUT। ओके, एक अच्छी बात है कि उनको कई राज्यों में काम करने का मौका मिलने जा रहा है। ओके, अभी जो 5 अगस्त 2019 में 19 के बाद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था, तो जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई है एंड लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाई है। पहले ये टोटली एक स्टेट था, अभी 2 UT बनाई गई। ओके, जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशली लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड लद्दाख के लिए नहीं है। ओके, ये थी JNK के बारे में न्यूज़। अभी नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि क्या है कि पंजाब नेशनल बैंक ने IIT कानपुर के साथ एक अलायंस किया है कि फर्स्ट टू सेट अप फिनटेक इनोवेशन सेंटर। ओके, फिनटेक इनोवेशन सेंटर का मतलब ये है कि कुछ तो अपॉर्चुनिटी, ये देखिएगा कि टू रिसर्च एंड डेवलप टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी इन द BFSI स्पेस। BFSI स्पेस मीन्स बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इस एरिया में अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उनके टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, ये साथ ही साथ PNB एंड IIT कानपुर अभी फिनटेक इनोवेशन सेंटर इस्टेब्लिश करके उनके ऊपर सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। तो अभी कुछ MCQ हम देखते हैं। ओके, पहला MCQ ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, APT के बारे में है। एंड पहले ये पढ़ना जरूरी है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, यूजिंग द कोड बेलो। स्टेटमेंट 1, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंटल बॉडी। ओके, इट वॉज फाउंड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G9। ओके, थर्ड, इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछना है, तो ये तीनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। ये G9 कंट्री का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये G7 कंट्री ने इसको फाउंड किया गया था 1989 में। ओके, एंड इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, क्योंकि ये 2006 में इंडिया
इज बिकेम पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एक्सप्लेनेशन में दिखा गया है कि एपीटीएफ जो है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटर गवर्नमेंटल है, नॉन गवर्नमेंटल है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड ये 1989 में G7 कंट्री में, G7 कंट्री क्या है? G7 कंट्री एक डेवलप कंट्री का ग्रुप है। ओके, जैसे कि USA, UK, फ्रांस, ये जो डेवलप कंट्रीज़ है तो उन्हें G7 कंट्री ने एफ क्या करता है? पहले उनका फंक्शन सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में था, मगर अभी जो उनका फंक्शन है तो कॉम्बैट द फाइनेंशियल टेररिज्म एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये दोनों फंक्शन उनके पास है। डिफरेंट कंट्रीज़ को वो एक डिफरेंट कलर की लिस्ट में, जैसे कि ग्रे लिस्ट है तो उसके ऊपर ऐड किया जाता है। ओके, पाकिस्तान को भी अभी ग्रे लिस्ट में ऐड किया है उन्होंने रिसेंटली। एंड इंडिया एफ का मेंबर कब बना है? 2006 में। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ MCQ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।